हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू प्लूटस आईएएस। चलिए देखते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस विद रिगार्ड्स टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इस पूरे इंसिडेंट को, जिसमें कि 7 पार्टी मेंबर्स ऑफ आम आदमी पार्टी, जिन्होंने राज्यसभा में जो है वो अपने आप को ऑफिशियली डिक्लेयर किया है एज बीइंग मर्ज्ड विद बीजेपी। तो क्या ये मर्जर है, इसके पीछे लॉ क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या कहते हैं, इसके पूरे एनालिसिस को देखते हैं। इस पूरी चीज को हम कह सकते हैं स्क्रॉडिंजर्स एमपीज। तो स्क्रॉडिंजर्स एमपीज मतलब कि अभी ऑफिशियली वो एक दूसरी पार्टी के आइडियोलॉजी से अलाइन हो गए हैं। दूसरी पार्टी, दैट इज द बीजेपी पार्टी, उस बीजेपी पार्टी ने उन 7 मेंबर्स को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है, उनका ऑफिस में वेलकम भी हुआ है। तो आइडियोलॉजिकली वो बीजेपी की तरफ है, बट जब तक चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा का डिसीजन नहीं आ जाता तो तब तक जो है वो अभी आम आदमी पार्टी के ही मेंबर इन हाउस कंसिडर किए जाएंगे। तो ये एक ऐसा क्राइसिस जो है वो आया है। इस क्राइसिस को बखूबी समझते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 24 अप्रैल 2026 को क्या हुआ है कि 24 अप्रैल को एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया। पॉलिटिकल अर्थक्वेक कैसे आया? इसमें 7 आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के एमपीज थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि दे आर ऑफिशियली गेटिंग मर्ज्ड विद बीजेपी। ठीक है, और जब तक राज्यसभा चेयरमैन का अभी तक इस ड्रॉप पर कोई ग्रेवल नहीं आएगा, जब तक वो कोई डिसीजन नहीं सुनाएंगे, तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिनल स्पेस, हम ये कहेंगे कि यहां तक 24 अप्रैल तक वो क्या है, आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं। अभी चेयरमैन का डिसीजन पेंडिंग है, तो यहां से एक क्राइसिस स्टार्ट होता है। इस पॉइंट से अब देखना यह है कि अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द चेयरपर्सन, ये पर्टिकुलर इंसिडेंट को, इसमें उन 7 मेंबर्स को अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, या फिर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को जो है एज अ फॉर्मल मर्जर अपहेल्ड किया जाएगा, जिससे वो जो है राज्यसभा के पार्ट भी रहेंगे और फॉर्मली जो है वो बीजेपी के मेंबर बन जाएंगे। चलिए देखते हैं लॉ क्या कहता है। क्या उससे पहले किन किन ने जो है वो अपने आप को ऑफिशियली मर्ज डिक्लेयर किया है विद बीजेपी, उसमें आते हैं राघव चड्ढा, जो कि दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के, संदीप पाठक पंजाब से, अशोक मित्तल पंजाब से, हरभजन सिंह ये भी पंजाब से, राजेंद्र गुप्ता ये भी पंजाब से, विक्रमजीत या विक्रम साहनी ये भी पंजाब से, और स्वाति मलिवाल ये हैं दिल्ली से। अच्छा, जिसमें 3 एमपीज अभी भी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के हैं जिन्होंने अपने आप को एज मर्ज्ड नहीं डिक्लेयर किया है, जिसमें संजय सिंह हैं जो कि दिल्ली से हैं, बलबीर सिंह सीचवाल हैं ये भी जो है पंजाब से हैं, और एनडी गुप्ता ये दिल्ली से हैं। अगर हम बात करें तो दीज आर लाइक एक ये ऐसा फैक्शन है जिसको कंसिडर किया जा रहा है एज डिफेक्टिंग फ्रॉम आम आदमी पार्टी। अभी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, देखो पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टी वर्सेस सीट। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर रेजिग्नेशन है, ये रेजिग्नेशन, एक तो रेजिग्नेशन होती है फ्रॉम द पार्टी कि आप जिस पार्टी के मेंबर हैं उस पार्टी से आप रिजाइन करते हैं, और दूसरी रेजिग्नेशन होती है रेजिग्नेशन उस पर्टिकुलर सीट से, जिस भी, चाहे वो लोकसभा की सीट है चाहे वो राज्यसभा की सीट है। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। देखो, रिजाइनिंग फ्रॉम द पार्टी, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको डिफेक्शन कहा जाता है। मतलब जब आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से एक हाउस के मेंबर बने हैं और आप इलेक्ट होने के बाद, उस हाउस के मेंबर बनने के बाद आप उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को अगर उससे रिजाइन करते हैं पार्टी से, तो इस इंसिडेंट को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज डिफेक्शन। और ऐसे इंसिडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ एक्स पर्सन मान लो बीजेपी से है, या फिर आम आदमी पार्टी से हैं, या कांग्रेस से हैं, और इस पार्टी के टिकट से जीतने के बाद ये क्या करते हैं, ये उस पर्टिकुलर हाउस से रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, तो सॉरी, हाउस से रिजाइन नहीं कर देते, बट उस पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, तो उस पार्टी से रिजाइन करने के बाद इसको क्या कहा जाएगा, रिजाइनिंग फ्रॉम द पार्टी, और इसको 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर ट्रीट किया जाता है, जिसमें कि ये क्या करते हैं, ये फाइनली जाते हैं अपने पार्टी लीडरशिप को या फिर एट पब्लिक एट लार्ज को एड्रेस करते हैं और ये बताते हैं कि मैं जो है अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ रही हूँ। ये वॉलंटरी बेसिस पर जो है, इसमें 2 चीजें होती हैं, या तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी उस हाउस की मेंबरशिप की उन चली जाती है, और या ऐसे केस में ये माना जाता है कि उन्होंने क्या किया है, एक पार्टी के व्हिप को, मतलब एक पार्टी के ऑर्डर को डिफाई किया है।
इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन, जो कि या तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, लोकसभा या राज्यसभा, उनके पास जाता है और उनका डिसीजन फाइनल होता है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। वहीं एक दूसरा इंसिडेंट है, दैट इज रिजाइनिंग फ्रॉम द हाउस। अब ऐसे केस में आप मान के चलो आपने पार्टी नहीं छोड़ी है, जब पार्टी नहीं छोड़ी है तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको गवर्न किया जाता है अंडर आर्टिकल 101 एंड 190 एंड राज्यसभा के रूल 213 के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, अगर आप एक मेंबर ऑफ राज्यसभा हो और आप एक रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस करते हो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा को, और ये फॉर्मल, वॉलंटरी और जेन्युइन लेटर अगर पाया जाता है बाय चेयरमैन, चेयरमैन बोलते हैं कि ये लेटर फॉर्मल है, जेन्युइन है, लीगल लेटर है, तो इसको जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो वो जिस सीट से आप जो है इलेक्ट हुए थे राज्यसभा के, वो सीट आपकी वेकेंट हो जाएगी। इसको डिफेक्शन नहीं माना जाता। अगर आप उस पर्टिकुलर सीट को छोड़ रहे हो सो दैट इज नॉट डिफेक्शन, बट आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होके आए हो, अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ रहे हो देन दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्शन। ठीक है। इसके बाद इमीडिएटली जैसे ही आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट हुआ, उस हाउस में आपकी सीट वेकेंट हो गई। बट यहां हम बात करें 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। 10th शेड्यूल में क्या है? 10th शेड्यूल में अगर हम देखें, एक पैराग्राफ 4 है। पैराग्राफ 4 से हमने अभी दोबारा एक बार समझते हैं क्या था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये था कि एक एक्स इंसान एक वाई पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से जो है उन्होंने इलेक्शन जीता और इससे जीत के उन्हें जो है हाउस की एक सीट मिल गई। अब अगर जीतने के बाद, हाउस की मेंबरशिप मिलने के बाद वो वाई पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के ए पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे केस में क्योंकि इन्होंने वाई से इलेक्शन जीत के सीट ली थी, ऐसे केस में इनकी ये सीट डिस्क्वालीफाई खत्म हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी। बट वहीं पर ही एंटी डिफेक्शन लॉ के 10th शेड्यूल में एक पैराग्राफ 4 है, जो पैराग्राफ 4 का क्लॉज 2 एक एक्सेप्शन की तरह काम करता है। ये जो जनरल रूल है ये तो पैराग्राफ 4 के क्लॉज 1 में मेंशन्ड है, बट ये जो जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसका ये है कि एक मेंबर, हम क्या बात कर रहे हैं, एक मेंबर जो है वो अगर यही काम करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, बट एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि अगर उसकी जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे कि जो यहां पर जो 7 मेंबर्स हैं आम आदमी पार्टी के, इनकी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी क्या थी? ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी थी आम आदमी पार्टी। तो ये बात ये है कि जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी अगर दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी, लेट से बीजेपी के साथ मर्ज हो जाती है, ठीक है, जिसमें अगर और केवल इफ एंड ओनली इफ 2/3 जो इस पार्टी के मेंबर्स हैं, 2/3 जो मेंबर्स हैं उस लेजिस्लेटिव हाउस के, कंडीशन ये है कि 2/3 मेंबर्स को अग्री होना जरूरी है। मेरी बात को दोबारा सुनिए। पैराग्राफ 4 ऑफ 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने बेयर एक्ट में ये मेंशन करता है, स्टार्टिंग में ही अगर आप पढ़ेंगे तो, कि अगर एक ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज इन दिस केस आम आदमी पार्टी, ऑफिशियली दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, इन दिस केस बीजेपी पार्टी के साथ मर्ज होने को तैयार हो जाती है, इस 10th शेड्यूल को बनाने वाले फ्रेमर्स के इंटेंट का पहली लाइन से पता चल रहा है कि टेक्निकली अगर पार्टी मर्ज हो रही है तो, और फिर एक दूसरी कंडीशन भी ऐड की है कि फिर हाउस में देखा जाएगा, पार्टी मर्ज हो जाती है, फिर जो हाउस है, फिर उस हाउस में अगर 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर उस पार्टी के हैं, अगर वो इस बात पर अग्री हो जाते हैं तो उस केस में जो है ऑफिशियल मर्जर माना जाएगा। यहां लेकिन केस थोड़ा उल्टा दिख रहा है। यहां केस ये दिख रहा है कि पार्टी का मर्जर नहीं हुआ, जबकि शेड्यूल ये बोल रहा है कि पार्टी मर्ज अगर हो जाती है तो उसके बाद अगर 2/3 मेंबर उस
उस हाउस के अगर अग्री कर लेते हैं तो यहां पर पार्टी पहले नहीं मर्ज हुई, केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा में 10 टोटल आम आदमी पार्टी के मेंबर्स में से जो है 7 ने ये अग्री किया कि हम जो है दूसरी पार्टी में मर्ज हो रहे हैं। कायदा ये कहता है, अगर रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात भी अगर हटा दी जाए, अगर नॉर्मल वर्डिंग्स को भी पढ़ा जाए और इंटेंट को समझा जाए इस फ्रेमर के 10 शेड्यूल के स्टैट्यूट को बनाने वाले लोगों के, तो उसमें साफ वो ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी का मर्ज होना जरूरी है। तो ऐसे केस में एमपीज को जो है उस दूसरी पार्टी में ले लिया जाएगा, इन 7 को ऐसे केस में बीजेपी में ले लिया जाएगा और इसको ऑफिशियल मर्जर माना जाएगा। अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो नलीफाई उनकी सीट को नहीं किया जाएगा। यहां लेकिन बात यह है, आम आदमी पार्टी का आर्ग्यूमेंट ये है कि आर्टिकल 102 और क्लॉज 2 और पैराग्राफ 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द एंटी डिफेक्शन एक्ट, इसके तहत एक एमपी अगर अपनी सीट को वॉलेंटरीली छोड़ता है तो उसकी उस पार्टी की मेंबरशिप भी खारिज हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल को अप्लाई करेगा, इससे राज्यसभा की सीट उनकी इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो यहां थ्रेशोल्ड क्या था, आम आदमी पार्टी के टोटल मेंबर 10 थे, जिसमें से हमने शुरू में नाम देखे 7 मेंबर्स जो हैं वो अपने आप को ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं टू बी मर्ज्ड, बचे हुए 3 इन्होंने नहीं किया। थ्रेशोल्ड था 66.6%, बट हम ये देखते हैं कि फाइनली कितनों ने जो है वो कर लिया है अपने आप को मर्ज, दैट इज आपके 70%। ठीक है, तो 10th शेड्यूल के जो मर्जर की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो गई है, लेकिन जो पहली वर्डिंग जो है आपके 10th शेड्यूल की, जिसमें कह रहा है कि पहले एक ओरिजिनल पार्टी मर्ज विद द अनदर पार्टी, तो वो पार्टी का मर्जर तो हमने कहीं भी नहीं देखा। अभी वॉलेंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप, इसमें रेजिग्नेशन को रीडिफाइन किया गया। जो रवि एस नायक का एक प्रेसिडेंट था जो कि सेट हो रखा है, जिसमें क्या है कि वॉलेंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप का मतलब क्या है। एक होता है डेफिएंट, डेफिएंट मतलब पार्टी ने, पार्टी के जो चीफ विप थे उन्होंने, मानो आपको जाना था वोटिंग के लिए एक बिल पर, पार्टी के विप ने ये इशू किया था एक विप कि आपको यस में वोट देना है, और पार्टी के विप के अगेंस्ट अगर आप जा करके पार्टी के विप के अगेंस्ट आप वोट करके आते हो तो इसको कहा जाएगा डिफिएंट। इसका भी मतलब यही माना जाएगा कि आपने पार्टी के मेंबरशिप को जानबूझ के गिव अप किया है। ठीक है, अच्छा इम्प्लिसिट भी होता है, जैसे आप मान के चलो राइवल किसी दूसरी पार्टी, आपने इलेक्शन जीता, एक पार्टी के टिकट पे आप मेंबर बने, पर आप दूसरी पार्टी की कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हो, आप पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं तो दूसरी पार्टी का जो है मेंबर हूं, इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट तरीके से आपने जो है पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दिया। और ऑब्वियस कब होगा, जब आपने फॉर्मली जो है अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट को एक लेटर दिया कि भाई आई एम क्विटिंग दिस पॉलिटिकल पार्टी, तो ये तो ऑब्वियस हो गया। दिस वाज सेट इन द रवि एस नायक प्रेसिडेंट केस। तो रवि एस नायक केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 1994 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रेजिग्नेशन ही केवल एक डिवाइस नहीं होता है एक पार्टी को छोड़ने का, बाकी भी और तरीके हो सकते हैं, जिसमें कि हमने इम्प्लिसिट तरीका और डिफिएंट तरीके इसकी बात की। अब यहां फाइनल आर्बिट्रेशन क्या रहेगा, अब यहां पर चेयरपर्सन के ग्रेवल पर डिपेंड करता है, क्योंकि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी के भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को लिया है, जिसके अकॉर्डिंग ये 7 एमपी जो हैं अब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे राज्यसभा से। वहीं मेंबर ऑफ इन एमपीज के मर्जर नोटिफिकेशन को भी ले रखा है। अब देखते हैं उनका क्या फैसला रहता है। पैराग्राफ 6 क्लॉज 1 ऑफ 10 शेड्यूल जो है वो ये कहता है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल बी द ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो होगा उन एमपीज का या मर्जर रिक्वेस्ट मानी जाएगी। इसी में क्योटो होलोहन वर्सेस ज़चेलू जो केस था 1992, इस केस में चेयरमैन की अथॉरिटी, कि भाई अथॉरिटी किसके पास है ये डिसाइड करने की, चेयरमैन को, इसको तो जो है अपहेल्ड किया गया था, लेकिन उस समय ये भी बात थी कि चेयरमैन की अथॉरिटी जो है वो फाइनल है। कोर्ट कैन नॉट सी
तो चेयरमैन चाहे अच्छे मालाफाइड या बोनाफाइड कैसे भी इंटेंशन से करे उसको डिसीजन ले, उसमें कोर्ट नहीं देख सकता। बट क्योटो होलोवन वर्सेस ज़चियोलू जो केस था, तो उस केस में जो है ये फाइनली कहा गया था कि ठीक है चेयरपर्सन के पास अथॉरिटी होगी, फाइनल होगी, लेकिन दैट अथॉरिटी, दैट एक्सरसाइज ऑफ दैट अथॉरिटी इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, लेकिन लूप होल इसमें क्या है, अब देखो चेयरमैन कब डिसीजन ले, कितने दिन में डिसीजन ले, ये कहीं मेंशन नहीं है। तो चेयरमैन कई बार इस चीज का जो है वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करके इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अब देखो फाइनल पाथ क्या है, स्टेप 1 तो अभी ट्रिगर हुआ है। आम आदमी पार्टी ने एक फॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 25 ही अप्रैल, कॉन्फ्रेंस 24 को हुई, 25 को ही ये सबमिट कर दिया कि भाई ये एमपी जो है डिस्क्वालीफाई होने चाहिए। वहीं चेयरमैन ने एक नोटिस इशू किया है इन 7 एमपीज को और एक क्वासी जुडिशियल हियरिंग जो है वो होल्ड की हुई है। अब देखते हैं अगर इसमें ये रिक्वेस्ट मर्जर की एक्सेप्ट हो गई तो फाइनली ये एमपीज की सीट राज्यसभा में बच जाएगी और ये आगे आने वाली प्रोसीडिंग से बीजेपी के मेंबर माने जाएंगे। बट अगर डिस्क्वालिफिकेशन हुआ तो ये जो 7 एमपीज हैं ये अपनी गद्दी जो है वो उनकी छूट जाएगी, ये जो है राज्यसभा से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है, बने रहिए हमारे साथ, आने वाली हर अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।